Hello students, in our lecture 1 we studied some basic concept of set theory like how to represent set, what are their types and what are their operation. Now in this video lecture we are going to cover multiset and Venn diagram. In this video lecture we will study what is multiset, then we will see how to represent sets using Venn diagram, and at last we will try to solve some numerical based on Venn diagram. व्हाट इज मल्टीसेट? मल्टीसेट की बात अगर हम स्टूडेंट्स करें तो मल्टीसेट क्या होता है? मल्टीसेट किसी भी सेट का जनरलाइजेशन है। अब जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स है तो हम कहते हैं कि सेट में हम यूजुअली एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं, बट एज द नेम सजेस्ट मल्टीसेट, मल्टीसेट में क्या करते हैं हम किसी भी एक एलिमेंट को, या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीसेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। रिपीट करने के लिए वो 2 बार भी आ सकते हैं, कोई एलिमेंट 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। तो अगर कोई आपको इस तरह का सेट नजर आता है कि उस सेट में आपको एलिमेंट्स का रिपीटेशन दिखता है तो वो सेट का जनरलाइजेशन फॉर्म कहलाती है, जिसे कि हम बोलते हैं मल्टीसेट. So we can see here a multiset in mathematics is the generalization of the concept of a set. It is a collection of unordered numbers where every element x occurs a finite number of time. जहाँ पर सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए अपीयर करते हैं सेट में. बेसिक डिफरेंस यही है सेट एंड उसमें कि सेट और मल्टी सेट में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेट में हमारे एटमोस्ट कोई भी एलिमेंट एक बार आएगा, while a multiset allows for multiple instances of the same number. मल्टीसेट में सेम नंबर कितनी बार भी आ सकता है. There is just one example, the set AB, but there are multiset. multiset A और B से कितने हो सकते हैं? एक multiset ये हो सकता है ABB, क्योंकि यहाँ पर B 2 बार आया है, then यहाँ पर AAB A 2 बार आया है, and then triple A 4 times A और 2B are just a few multiset examples. हम एग्जाम्पल में यहाँ डायग्राम से एक और क्लियर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपको सेट दिया है, ये मल्टी सेट आपको क्लियर दिख पा रहे होंगे. तो सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, जितने भी एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक बार आए हैं. क्योंकि अगर हम मल्टी सेट को ऑब्जर्व करें तो 1 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 आपका 3 बार आ रहा है एंड 2. तो ये क्या है? मल्टी सेट का एग्जाम्पल है, जिससे कि आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेट और मल्टी सेट में. नाउ अब मल्टीसेट पर हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सेट पर बेसिक ऑपरेशंस सीखे थे. हमें यूनियन कैलकुलेट करना आ गया था, इंटरसेक्शन देखा था, डिफरेंस देखा था और सिमेट्रिक डिफरेंस देखा था. बट अगर यही सारे ऑपरेशंस आपको मल्टीसेट में परफॉर्म करने पड़ते हैं तो हम किस तरह से करेंगे? लेट ए एंड बी बी मल्टीसेट. हमारे पास दो मल्टीसेट है ए एंड बी. ए में जो स्मॉल ए है, पहला एलिमेंट ही 5 टाइम्स आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 5. D की मल्टीप्लिसिटी है 1 एंड C की मल्टीप्लिसिटी है 1. नेक्स्ट सेट है B. हमें फाइंड करना है A यूनियन B. सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? वी हैव टू डू लाइक A यूनियन B परफॉर्म करना है. तो A यूनियन B में हम देखेंगे कि दोनों का यूनियन करना है, दोनों सेट का. तो जो हमें, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि A में 5A है और B में 1A है, तो मैक्सिमम नंबर को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर देते हैं. तो मैक्सिमम नंबर दोनों में क्या है? 5A. यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ए के कितने टाइप्स है? 5. ए 5 बार आ रहा है तो ए यूनियन बी में ए कितनी बार आ जाएगा? 5A. नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर 1B है ए सेट में और बी सेट में 2B है, तो 2B इज मैक्सिमम, तो हमने 2B को ले लिया. देन 1C केवल एक ही सेट में है तो 1C यूनियन में आ गया और यहाँ पर आ गया 4D. नेक्स्ट है हमारा फाइंड ए बैकस्लैश बी. हम इस बैकस्लैश को डिनोट करते हैं माइनस से, डिफरेंस से. कभी कभी हम माइनस भी लगा देते हैं ए माइनस बी, और कभी कभी हम बैकस्लैश यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए माइनस बी. हमें पता है कि a माइनस बी क्या कैलकुलेट करता है. हम पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी आपका वो एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है जो a में है बट b में नहीं है. तो अब हम यहाँ पर अगर देखें कि a में 5A है और b में 1A है, तो सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे तो 4A बचेगा, तो यहाँ पर 4A आ गया. नेक्स्ट अगर देखें तो b ऑटोमेटिकली a में 1B है और b कैपिटल B में 2B है, तो यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस कैलकुलेट की नीड नहीं है, डिफरेंस कैलकुलेट करने की. अब यहाँ देखें 1C, क्योंकि 1C आपका A में है बट B में नहीं है, तो हमें वही एलिमेंट्स लेने होते हैं जो A में अपीयर कर रहे हैं बट B वाले सेट में नहीं है, A माइनस B के लिए. तो 1C आपका आंसर हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? 4A.1C. नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी बताया है कि अगर मल्टी सेट में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, जितने टाइम्स वो एलिमेंट आपका सेट में अपीयर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ए ए बी
दिया है, तो एलिमेंट ए की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी यहाँ पर 2 और बी की मल्टीप्लिसिटी होगी 1. Now we see representation of set using Venn diagram. कि हम वेन डायग्राम की हेल्प से अपने सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक लॉजिकल रिलेशंस बताता है कुछ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट के बीच में. वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? वेन डायग्राम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और रिलेशन बिटवीन टू सेट्स या डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ सेट. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यूनियन ऑफ सेट निकालना है हमें, यूनियन किस तरह से कैलकुलेट होता है? हमने लेट्स से हमारा एक सेट है ए एंड सेकंड सेट इज बी, तो हम क्या करेंगे? यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए जो आपको पूरा ब्लू एरिया दिख रहा है दैट इज द यूनियन. यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी है, बी में भी है और दोनों में कॉमन भी है. तो ए यूनियन बी वाला ये पोर्शन हो गया. देन अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एरिया. तो अगर सेट ए और बी के कॉमन एरिया को ऑब्जर्व करें तो ये वाला हमारा कॉमन एरिया है जो आपको यहाँ पर ब्लू से दिख रहा है. नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का? जैसे हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है जब कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं. हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? जो ब्लू पोर्शन है ये इसके ए के कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा. देन आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट. सिमेट्रिक डिफरेंस हमें पता है इसका ए डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कभी कभी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या होता है? इस वाले कॉमन एरिया को छोड़कर ए और बी का जो पार्ट है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ये वाला कॉमन एरिया को हम हटा देते हैं और ये जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस को. होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वेन डायग्राम का. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करना है तो हम वेन डायग्राम को थोड़ा मोर डिटेल में पढ़ेंगे. उससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हेल्प मिलेगी. तो हम सबसे पहले केस देखते हैं वेन डायग्राम इन केस ऑफ 2 एलिमेंट. हमारे पास 2 एलिमेंट गिवन है, उसके केस में हम देखते हैं वेन डायग्राम में किस किस तरह से वैल्यूज फिल करते हैं. लेट्स से ए हमारा ये सेट है, बी है, हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक्स जेड वाई और डब्ल्यू लिखा है. तो यहाँ पर एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स है नंबर ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए ओनली. यानी कि जो एक्स वाला एरिया है, एक्स वाला एरिया सिर्फ उन एलिमेंट्स को शो करेगा जो कि सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं. सिर्फ ए का मतलब है वो बी के साथ कॉमन में नहीं आ रहे हैं. नेक्स्ट आता है वाई. वाई क्या डिनोट कर रहा है? वाई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट बी ओनली. तो ये वाई जो है हमारा उन एलिमेंट्स को शो करेगा जो केवल और केवल बी को डिनोट कर रहे हैं. एंड जेड इज द नंबर जो दोनों के कॉमन को, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी है. यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा है कि z a का भी पार्ट है और b का भी पार्ट है. सो वी कैन से z नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू सेट a and b बोथ. एंड w में क्या आएगा? ऐसे एलिमेंट्स जो ना ही a में है और ना ही b में है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू नन ऑफ द सेट a और b. तो फिगर से हमें ये क्लियर है कि na इक्वल टू na क्या है? Na होता है a सेट की कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम उसको कार्डिनलिटी को na से डिनोट करते हैं. दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ a. कार्डिनलिटी ऑफ a क्या होगी? x प्लस z, क्योंकि x भी a में है और z भी a में है. सो a की टोटल कार्डिनलिटी, पूरा आपको a सेट दिख रहा है, a की टोटल कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? a की कार्डिनलिटी होगी x प्लस z. देन एन बी कैलकुलेट करना है, b की कार्डिनलिटी हो जाएगी यहाँ पर y प्लस z. देन आपसे अगर कोई पूछे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b आएगा आपका z निकल कर. और a यूनियन b की अगर बात करते हैं तो a यूनियन b क्या आएगा? x प्लस y प्लस z. सो दिस वाज द केस ऑफ एलिमेंट फिर दिस वाज द केस ऑफ विद 2 एलिमेंट्स कि अगर 2 एलिमेंट्स आपके आते हैं तो हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे. आप देखते हैं 3 एलिमेंट्स के केस में आप किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो स्टूडेंट्स 3 के केस में हम क्या करते हैं? 3 के केस में हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. तो यहाँ पर आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर ये जो एरो जा रहा है मेरा, एरो से ये वाला पार्ट कहलाएगा वो एलिमेंट्स जो केवल ए को बिलोंग करते हैं, राइट? ये वाला जो एरिया है इधर ये शो किया हुआ है मैंने एरो से, इस एरिया में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है, बी में है बट नॉट इन सी. जो ए बी में है बट सी में नहीं है, क्योंकि सी की बाउंड्री ये जा रही है तो सी की बाउंड्री में नहीं है.
जो ए और बी में है बट सी में नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो एरिया है ये ओनली बी वाला एरिया आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से इस डायग्राम में सारे एलिमेंट्स शो हो रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी आप लोगों के कि जब भी आप वेन डायग्राम में वैल्यूज फिल करना शुरू करते हैं तो उन वैल्यूज को आप इनर मोस्ट पार्ट से फिल करना शुरू कीजिए। आपके लिए टिप है ऑलवेज स्टार्ट फिलिंग वैल्यूज इन द वेन डायग्राम फ्रॉम द इनर मोस्ट वैल्यू। इनर मोस्ट का मतलब है कि आप पहले कॉमन एरिया जो है उसे कैलकुलेट करके उसे फिल करना शुरू कीजिए, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम अपने वेन डायग्राम को क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर randomly selected. 140 like tea, 120 like coffee and 80 like tea and coffee both. तो हम यहाँ पर देखें कि हमने एक सर्कल बनाया वेन डायग्राम के लिए। ठीक, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पार्ट दिए हुए। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए आप पहले से वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो आप पहले एक सेट बनाएंगे। दैट इज ये वाला सर्कल आपने ड्रॉ किया, ये है टी के लिए। इसमें आप उन पर्सन्स को फिल आउट करना शुरू करेंगे जो कि टी पसंद करते हैं। इसमें आप उन्हें फिल करेंगे जो कि कॉफी पसंद करते हैं, राइट। देन आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आपके पास 200 स्टूडेंट्स है टोटल। 140 टी लाइक करते हैं, 120 कॉफी लाइक करते हैं एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी। अब आपको नहीं पता यहाँ पर 60, 80, 40 या क्या वैल्यू आएगी, आपने अभी सिर्फ सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो मैंने आपको अभी सॉल्यूशन करते वक्त बताया था कि सॉल्यूशन करते टाइम आप सबसे पहले इनर मोस्ट वैल्यू फिल करना शुरू करेंगे, राइट। तो इनर मोस्ट वैल्यू में आपको दिया है 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी। 80% ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, तो हमने सबसे पहले इस वाले एरिया को फिल किया। अभी हमारे पास ये 60 भी नहीं है और 80 भी नहीं है, हमने क्या किया, सिर्फ इसको फिल करना शुरू किया। इसमें आपने 80 फिल किया। अब 80 कॉमन है क्योंकि 80 टी भी लाइक करते हैं एंड 80 लाइक्स कॉफी बोथ। तो यहाँ पर हमने टी एंड कॉफी वाले फिल किए। उसके बाद आप देखेंगे कि 140 लाइक टी, ये जो टोटल टी वाला सर्कल है इसकी वैल्यू है 140। अब 140 में से जो 80 है वो तो कॉमन है, 80 तो कॉफी भी लाइक कर रहे हैं, तो केवल टी कितने लाइक करेंगे, यू विल what you will do, you will make a difference, means 140 में से आप इस 80 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 60। देन इन सिमिलर वे आप क्या करोगे, हमें केवल कॉफी वाले निकालने हैं, केवल कॉफी जो पसंद करते हैं। तो 80 तो कॉमन है उनके साथ जो आपके टी भी पसंद करते हैं और टोटल 120 कॉफी वाले हैं। तो 120 में से आप 80 माइनस कर दीजिए, आपका आएगा ओनली कॉफी वाले 40। अब देखते हैं अगर 200 टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे तो ऐसे कितने होंगे जो कोई भी नहीं लाइक करते होंगे, लाइक ना टी और ना ही कॉफी। तो ऐसे कितने होंगे, आप इन तीनों को ऐड कीजिए, 60 प्लस 80 प्लस 40, राइट। या है आपका 180, तो आप 200 में से 180 माइनस कर दीजिए, कितना मिला 20। तो 20 आपका जो हो जाएगा वो ये होंगे, ना ही वो 20% ना ही टी लाइक करेंगे ना ही कॉफी लाइक करेंगे। सो अब हम ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम हर एक पार्ट का इजिली आंसर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट है आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी। So number of students like who like only tea, they are 60. Number of students who like only tea, they are 60. How many students, second part, how many students like only coffee, कितने स्टूडेंट्स केवल कॉफी लाइक करते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं केवल कॉफी लाइक करने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा 40 आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नेदर टी नॉर कॉफी। नीदर टी नॉर कॉफी वाले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दे आर 20, क्योंकि ना ही ये 20 टी वाले बॉर्डर में आ रहे हैं ना ही ये कॉफी वाले बॉर्डर में आ रहे हैं, राइट। इसलिए 20 आपका ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो ना ही टी लाइक करते हैं और ना ही कॉफी लाइक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफी। या तो केवल वो टी लाइक करे या फिर केवल कॉफी लाइक करे, तो केवल एक चीज लाइक करने वाले, तो केवल एक चीज, केवल कॉफी लाइक करने वाले 60 थे, केवल टी लाइक करने वाले 60 थे, केवल कॉफी लाइक करने वाले 40 थे। तो आप क्या करेंगे, 60 प्लस 40 दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली टी और कॉफी, दे आर 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। And the last part is how many student like at least one of the beverages, क्योंकि आपसे at least पूछा है कि at least एक तो उन्हें like करना चाहिए, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, you will add 60 plus 80 plus 40। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टी और कॉफी।
तो क्या हो जाएगा n ओनली टी, केवल टी वाले कार्डिनलिटी, n ओनली कॉफी, केवल कॉफी वाली कार्डिनलिटी, या बोथ वाली। तो दोनों को, तीनों को आप ऐड करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 120। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनमें आप पूरे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट आपको क्या आना चाहिए, आपको वेन डायग्राम प्रॉपर बनाना आना चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये था आपका अभी 2 एलिमेंट वाला केस। अब हम आते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है बट हमें इससे डरना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 3 एलिमेंट्स वाला केस है, राइट। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें डायग्राम किस तरह से बनाना है, वेन डायग्राम कैसे बनाना है। तो हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करना शुरू करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, it was found that 49% liked watching football, 53% liked watching hockey and 62% liked watching basketball. अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिए हैं, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल, राइट। ऑल्सो 27% liked watching football and hockey both, यानी कि 27% ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी बोथ लाइक करते हैं। 29% liked watching basketball and hockey both, एंड सिमिलरली आपको दिया है 28% लाइक वाचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बोथ, यानी कि अब हमें वो कॉमन कॉमन वाले दिए हैं वैल्यूज। अब आपको लास्ट ये दिया हुआ है कि 5% लाइक्ड वाचिंग नन ऑफ दीज गेम्स, 5% इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी गेम लाइक नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं कि आपको निकालना, आप सारे पार्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जितने भी पार्ट हैं आप अपने आप कर सकते हो, बट क्या आना चाहिए हमें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया था, यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें पहले राइट डाउन कर ली जो आपको गिवन थी। आपको दिया था NF, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्ड वाचिंग फुटबॉल। NF हमने अज्यूम किया कि फुटबॉल वाले हैं 49%, हॉकी लाइक करने वाले हैं, हॉकी प्ले करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज है 53, बास्केटबॉल की 62। तो फॉर वेन डायग्राम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेट कैलकुलेट कर लेंगे, 3 सेट ड्रॉ कर लेंगे, एक फुटबॉल के लिए, एक एच हॉकी के लिए और एक बास्केटबॉल के लिए, राइट। तो ये 3 सर्कल हमने ड्रॉ किए। अभी आप भूल जाइए कि इसके अंदर कोई वैल्यू फिल्ड है, राइट। हम अभी देखेंगे कि वैल्यूज हम किस तरह से फिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आप जब क्या करोगे, यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि और भी डेटा हम जो हमें गिवन था फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये दिया था 27%, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, जो दोनों बास्केटबॉल और हॉकी प्ले करते हैं वो है 29%, और जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल खेलते हैं वो है 28%। ये था आपको यहाँ तक गिवन डेटा। अब आपको क्वेश्चन में मैं यहाँ पर शो करती हूँ, एक टर्म दिया था, ये दिया था एक स्टेटमेंट, 5% लाइक्ड वाचिंग नन ऑफ दीज गेम्स, राइट। मींस 5% ऐसे हैं जो इनमें से कोई सा भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो तीनों ऐसे कितने हो जाएंगे, लाइक सपोज, क्योंकि परसेंटेज को हम जब भी बेस कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं तो 100 मान के करते हैं, राइट। तो 5% अगर ऐसे हैं कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, तो तीनों गेम खेलने वाले कितने हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है। अगर 5%, सिंस 5% लाइक वॉचिंग नन ऑफ द गेम्स, सो तीनों गेम लाइक करने वाले जो ऐसे कितने होंगे जो तीनों गेम लाइक करेंगे, आप 100 में से 5% माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा 95%। मीन्स 95% ऐसे होंगे जो तीनों गेम प्ले करेंगे, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल। क्लियर है सभी को। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें 3 एलिमेंट्स के लिए और 2 एलिमेंट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पर। So students, this is a formula union of two events. अगर आपको union of two events के लिए फॉर्मूला कभी लगाना है तो आप लगाएंगे P A यूनियन B, P कार्डिनलिटी बोल सकते हैं हमें, A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। यहाँ पर अगर हम सेट के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर हम कार्डिनलिटी यूज करेंगे, NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B हम यूज कर सकते हैं। देन यूनियन ऑफ 3 सेट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है NA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस, अब ये जो डबल डबल वाले कॉमन होते हैं हम उन्हें माइनस कर देते हैं। इसे याद करने का तरीका है ये कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग, तीनों की कार्डिनलिटी ऐड की, माइनस हम क्या करेंगे, दोनों जो कॉमन कॉमन वाले डबल डबल वाले इंटरसेक्शन वाले हैं उनको हम माइनस करेंगे, माइनस NA इंटरसेक्शन B। मैं यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी के टर्म्स में दिया है P, मैं यहाँ पर आपको कार्डिनलिटी के टर्म्स में बता रही हूँ, क्योंकि देन आप NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C एंड माइनस NB इंटरसेक्शन C, इनको आप माइनस करेंगे एंड देन इसमें प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन।
तो हमने ये 3 इवेंट्स वाला है, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया, A यूनियन B यूनियन C, यानी कि तीनों को हमें पता है 95% है, सिंगल सिंगल को ऐड किया, ये है फुटबॉल लाइक करने वाले, ये है हॉकी लाइक करने वाले, और ये है बास्केटबॉल लाइक करने वाले। माइनस इनमें से माइनस 27%, क्योंकि F इंटरसेक्शन H है, देन माइनस F इंटरसेक्शन B 27% और 29% हमने वैल्यू पुट की, 27, 29 और 28 पुट किया। देन क्योंकि हमें तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नहीं था, अब स्टूडेंट्स हम ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें, मैंने आपको कहा था जब भी आप सेट में फिल करना शुरू करेंगे, जब भी आप सेट में फिल करना शुरू करेंगे, तो आप फिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करने के लिए आप सबसे पहले इनर मोस्ट वैल्यू फिल करेंगे। इनर मोस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि इसकी इनर मोस्ट वैल्यू क्या होगी, ये आपकी ये वाला सर्किल, इस सर्किल के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस सर्किल के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा एरिया है, तीनों का कॉमन, F इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन B, ये वाला एरिया है। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे, ये आपको सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मिला 15%, तो आपको ये पता चल गया कि ये है हमारा ये वाला एरिया 15%। अब जब आपका 15% फिल हो गया, 15% के बाद अब आपको रिमेनिंग वैल्यूज फिल करनी है इस डेटा में, राइट, इस वेन डायग्राम में। तो हम बात करें कि अगर हमारे पास ये वाला F और H का इंटरसेक्शन हमें पता है, F और H का इंटरसेक्शन है 27%। अब अगर ये वाला, ये जो मैं आपका एरो दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये जो एरिया है, इस एरिया का की वैल्यू अगर 27% है, इसमें जो डेटा है वो 27% है, तो 27 में से आपको 15 माइनस करना होगा ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि वो वैल्यू निकालने के लिए F और H में इंक्लूडेड है बट बास्केटबॉल में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपको 27 में से आप माइनस कर देंगे 15, कितना मिलेगा 12। नेक्स्ट आपको निकालना है इधर वाला एरिया, तो क्योंकि ये किस में आ रहा है, F और B में, हमें पता है F इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 28%, तो 28% से आप क्या करोगे, 28% यहाँ से यहाँ तक ही पूरा है, उसमें से आप 15 माइनस कर दोगे तो 13 मिलेगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पर आप माइनस करोगे किसमें से, 29 में से, क्योंकि B इंटरसेक्शन H कितना है, B इंटरसेक्शन H है हमारा 29, 29 में से आप 15 माइनस करके मिलेगा 14, यानी कि वो वाला एरिया जो बास्केटबॉल भी प्ले करते हैं, हॉकी भी प्ले करते हैं, बट फुटबॉल में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपको 1 2 3 4 वैल्यूज मिल गई। नाउ अब हमारा है कि हमें केवल फुटबॉल खेलने वाले निकालने हैं, राइट, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल फुटबॉल प्ले करते हैं, बाकी किसी गेम में इंक्लूडेड नहीं है, वो केवल फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो क्योंकि टोटल कितने हैं फुटबॉल प्ले करने वाले, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन था 49%, यहाँ पे सॉल्यूशन हमने लिखा भी हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वाचिंग फुटबॉल 49%। तो अब 49% ये वाला F वाला पूरा सर्किल है। अब 49 में से आप क्या क्या माइनस करोगे, ये वाला 12, ये वाला 15 और ये वाला 13, ये तीनों आप ऐड करके जब इसमें से माइनस करोगे, इन तीनों का एडिशन किया, ये मिलेगा आपको 40, और 49 में से आप माइनस कर दोगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 9%। इतना क्लियर है। नेक्स्ट सिमिलर वे में आपको केवल H यानी कि केवल हॉकी प्ले करने वाले निकालने हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, टोटल कितने हैं यहाँ पर 53 में से आपको 12 प्लस 15 प्लस 14 को, इन तीनों को ऐड करके माइनस करना होगा, तो रिमेनिंग बचेगा 12, राइट। इन द सिमिलर वे आप केवल बास्केटबॉल निकालोगे। तो आपका ये पूरा डेटा आपको मिल गया। अब आप इसके बेसिस पर जो आपकी परसेंटेज बची, हमने आउटसाइड जो इन तीनों के आउटसाइड वाला एरिया है वहां पर लिखा 5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि 5% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो इनको हमें, इस 5 को हमें इन तीनों सर्कल से बाहर लिखना हुआ है, राइट। तो अब इस पर आपको कितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि ये डेटा परसेंटेज में है, अगर वो आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन में, तो आप परसेंटेज से उनको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अगर परसेंटेज के टर्म्स में ही पूछा है, तो आपका किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी पार्ट का आप डायरेक्टली आंसर इस वेन डायग्राम की हेल्प से दे सकते हो। होप ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।